कहानी शुरू होती है मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति वाली एक महिला से। सदियों से एक तहखाने में बंद है। लालची पुरुष जो उसका शोषण करके मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। देर रात एक आदमी बेतहाशा बार का दरवाजा खटखटाता है। वो बार के तहखाने में कैद उस औरत को उधार लेना चाहता है जो धीरे धीरे मर रही है, लेकिन बार मालिक बेरहमी से मना कर देता है। वो आदमी निराश होकर चला जाता है। उसके जाते ही मालिक एक वीडियो रिकॉर्डिंग छोड़ जाता है। तहखाने में एक चुड़ैल कैद है जो घर से बंधी हुई है। अगर आपका नाम दस्तावेज पर है तो आप उसके संरक्षक हैं। संरक्षक का एकमात्र काम उस औरत को बाहरी दुनिया से अलग करना है और आज रात वो चुड़ैल के साथ ही मर जाएगी। अगर ये रिकॉर्डिंग दूसरों ने देख ली तो इसका मतलब है कि साथ मरने की उसकी योजना विफल हो गई है। फिर मालिक तहखाने में पेट्रोल डालता है और चुड़ैल को एक कुर्सी से बांध देता है और उन्हें जलाकर राख करने की तैयारी करता है। लेकिन कुछ ही पल बाद मकान मालिक आग की लपटों में घिरा चीखता हुआ बेसमेंट से बाहर निकलता है, जबकि चुड़ैल कुर्सी पर सुरक्षित बैठी रहती है। कुछ ही देर बाद किराया न चुकाने के कारण अपने अपार्टमेंट से बेदखल की गई लड़की आयरिस को एक वकील का फोन आया। पता चला कि जिस मकान मालिक की जलकर मौत हुई थी वो आयरिस का पिता था। वकील वसीयत के अनुसार घर उसके नाम कर रहा था। आयरिस सबसे पहले मुर्दा घर गई और अपने पिता के अवशेष देखे। वो भयावह दृश्य उसके लिए असहनीय था और वो जल्दी से वहाँ से चली गई। वकील आयरिस को बार में ले गया, उससे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए और फिर उसे जमानत के तौर पर एक वीडियो टेप दिया। हालांकि उसके पिता ने उसके लिए एक पैसा भी नहीं छोड़ा था। कम से कम बार के साथ रहने के लिए उसके पास एक जगह तो थी। हालांकि उस रात देर से दरवाजे की घंटी बजने पर उसकी नींद खुली। सावधानी से नीचे जाते हुए उसने एक संदिग्ध दिखने वाले आदमी को देखा। उस आदमी ने $4000 निकाले और कहा कि वो अपनी पत्नी से मिलना चाहता है। क्योंकि आयरिस ने अभी तक अपने पिता द्वारा छोड़ा गया वीडियो टेप नहीं देखा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि तहखाने में क्या है। इसलिए उसने पैसे ले लिए और पिता को अगले दिन वापस आने को कहा। आयरिस अपने कमरे में लौटी और अपने पिता का सामान खोला, जिसमें उसे अपनी बचपन की तस्वीरें और तहखाने की चाबी मिली। आयरिस ने अपनी दोस्त केटी को बार में आमंत्रित किया और उसे नील द्वारा चुड़ैल से मिलने के लिए तहखाने में की गई भगतान यात्रा के बारे में बताया। आयरिस ने भोलेपन से मान लिया कि लोग बस मनोरंजन के लिए आए हैं। अगले दिन नील वादे के मुताबिक पहुंच ही गया। वे तीनों तहखाने में गए, जहां आमने सामने 2 कुर्सियां रखी थीं। कुर्सियों के पीछे दीवार में एक बड़ा सा छेद था जो एक अंधेरे और अथाह गड्ढे की ओर जाता था। आयरिस ने सोचा कि नील ने बस एक अफवाह पर विश्वास कर लिया है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उस छेद से एक बोरा ओढ़े एक महिला निकली। चुड़ैल आयरिस की ओर चली। आयरिस के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करते हुए चुड़ैल को एक कुर्सी पर बैठा दिया गया। नील ने उसे एक अंगूठी दी, जिसे चुड़ैल ने तुरंत खा लिया। थोड़ी जद्दोजहद के बाद वो बदल गई, लेकिन जब नील ने उसका होठ हटाया तो उसे पता चला कि वो उसकी माँ थी। नील अपनी पत्नी सारा से मिलना चाहता था, लेकिन अचानक उसने अपनी माँ को बुला लिया। पता चला कि वो अंगूठी असल में उसकी माँ की थी, लेकिन शादी के बाद नील ने उसे अपनी पत्नी को दे दी थी। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई थी तो वो बस यूं ही चल सकता था। नील ने अपनी माँ से पूछा कि वो आत्महत्या क्यों करना चाहती थी, तो वो तुरंत सिर झुकाकर रोने लगी। एक पल बाद उसका रोना अचानक बंद हो गया और उसके हाव भाव पूरी तरह बदल गए। उसने कहा कि वो नील की वजह से आत्महत्या करना चाहती थी। नील ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो नील की माँ कभी नहीं बनना चाहती थी। नील के साथ रहते हुए वो हर दिन मरना चाहती थी। आज तक मौत के सारे विचार उसके मन में उमड़ रहे थे और उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। नील जो अपनी माँ के सिर के नीचे से झांक रहा था, जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन जब वो पलटी तो उसकी माँ जा चुकी थी। जैसे ही उसने इधर उधर देखा, उसकी माँ अचानक प्रकट हुई, उसे जमीन पर पटक दिया और उसके चेहरे पर पानी थूक दिया। एन मौके पर आयरिस ने जमीन से कपड़े का तहला उठाया और चुड़ैल के सिर पर रख दिया, जिससे वो रुक गई। फिर चुड़ैल ने अंगूठी थूक दी और आज्ञाकारी होकर ब्लैक होल में वापस चली गई। आयरिस और केट जो हुआ था उससे डर गई थी। वे नील को भगाना चाहती थी, लेकिन नील ने कहा कि उसे एक और मौका देना चाहिए। वो बस अपनी पत्नी सारा से मिलना चाहता था और वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। आयरिस ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसे अनदेखा कर दिया। नील के जाने के बाद आयरिस और केट ने वो वीडियो देखा जो उसके पिता छोड़ गए थे। उन्हें तहखाने की चुड़ैल के बारे में पता चल गया। जब तक उस दस्तावेज पर किसी का नाम होता, चुड़ैल उनकी बात मानती। वे उसका इस्तेमाल मृतकों से संवाद करने के लिए कर सकते थे, लेकिन हर बार ये 2 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता था। 2 मिनट के बाद सब कुछ चुड़ैल के नियंत्रण में होता और कोई भी उसे जंजीर या रस्सी से बांध नहीं सकता था। इसके अलावा जितना ही आप उससे संवाद करेंगे वो उतनी ही मजबूत होती जाएगी। वो आपके दिमाग में भी घुस जाएगी। वीडियो में आयरिस के पिता बार बार डायन की शक्ति का इस्तेमाल न करने पर जोर दे रहे थे, लेकिन आयरिस लालच में अंधी हो गई थी। उनका मानना था कि अगर नील अपनी पत्नी से कुछ और बार बात करे तो वो कुछ ही दिनों में नील से ढेर सारा पैसा कमा सकता है। हालांकि उसके दोस्त केट खतरे से चिंतित थे और उसे वहाँ से चले जाने को कह रही थी, आयरिस को याद दिलाते हुए कि उसके पिता इस हमले में जलकर मर गए थे। लेकिन आयरिस का दृढ़ विश्वास था कि कुछ ही दिनों में सब कुछ नियंत्रण में होगा। उसके दृढ़ निश्चय को देखते हुए केट ने उसके साथ रहने का फैसला किया, ये मानते हुए कि डायन आयरिस की बात मान लेगी। इसलिए उसने डायन को भागने से रोकने के लिए तहखाने की सीढ़ियों पर पार न करे लिख दिया। फिर आयरिस केट को बार में छोड़कर नील को ढूंढने चली गई। चिंतित केट ने तहखाने का दरवाजा बंद करने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, दीवार से एक तस्वीर घिरी। केट ने सावधानी से उसे उठा लिया। तस्वीर में 2 आदमी दिख रहे थे, बाईं ओर वकील जो आयरिस को संपत्ति हस्तांतरित कर रहा था और दाईं ओर एक अजनबी। केट ने दस्तावेज की ध्यान से जांच की, पाया कि वो अजनबी बार का पुराना मालिक ओटो था। इसी बीच आयरिस और नील ने अपनी कीमत तय कर ली और तहखाने में वापस लौटे। नील ने डायन को अपनी पत्नी का हार दिया, जिसे खाने के बाद वो सलाद में बदल गया। नील को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और वो किसी और के साथ भाग जाना चाहती है, इसलिए उसने पूछा कि वो आदमी कौन था। हालांकि उसकी पत्नी जवाब देने में हिचकिचा रही थी और 2 मिनट के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। तभी डायन ने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। चमकती
रोशनी के साथ डायन आयरिस पर झपटी, उसे जकड़ लिया और उसका मुंह बंद कर दिया। आयरिस किसी तरह 3 शब्द बोल पाई, मुझे जानने दो, जिससे डायन रुक गई। डायन ये कहकर चली गई कि हम दोनों कैदी हैं, और ब्लैक होल में गायब हो गई। नील को अभी भी वो जवाब नहीं मिला जो वो चाहता था। उसने फिर कोशिश की लेकिन केट ने उसे भगा दिया। नील को विदा करने के बाद आयरिस और केट जल्दी सो गई, लेकिन देर रात आयरिस को पता चला कि केट गायब है। आयरिस को लगा कि वो तहखाने में है, लेकिन जब वो उसे ढूंढने वहाँ गई तो उसने अपने मृतक पिता को देखा। उसके पिता ने उसे जल्दी से वहाँ से जाने को कहा और फिर ब्लैक होल में चले गए। आयरिस ने अपने पिता को रोका, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ लगा हुआ था। उसके पिता ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन गलती से उनका पूरा चेहरा ही उखड़ गया, जिससे नीचे और चुड़ैल दिखाई दी। आयरिस ने चुड़ैल की गर्दन पकड़ ली और उससे पूछा कि उसने उसके पिता के साथ क्या किया। जैसे ही उसने अपनी पकड़ मजबूत की, आयरिस की गर्दन भी तस गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। किसी तरह चुड़ैल के सिर से कपड़े का थैला निकालने में कामयाब रही। फिर उसे पता चला कि थैले में उसका अपना शरीर था। आयरिस अचानक अपने सपने से जाग गई। उसे एहसास हुआ कि चाबी अब उसके गले में कसकर बंधी हुई है। भाग्य से केट ने उसके गिरने की आवाज सुनी और कैंची से रस्सी काटकर उसे देखने आई। ऐसा लग रहा था कि आयरिस को चुड़ैल का बदला चुकाना पड़ा था। खतरे को भांपते हुए घर बेचने के लिए वो वकील ढूंढने गई, लेकिन जब वो वकील के ऑफिस पहुंची तो वो खाली था। केट ने आयरिस को पुरानी तस्वीर दिखाई। केट ने फिर से आयरिस से जाने को आग्रह किया, लेकिन वो तैयार नहीं था। आयरिस अपनी पिछली अनिश्चितता भरी जिंदगी ने नहीं लौटना चाहती थी, जहाँ उसे मुश्किल से ही पता होता था कि उसका अगला खाना कहाँ से आएगा। वो घर से कुछ न कुछ जरूर निकालना चाहती थी। अगर वो उसे बेच नहीं सकता था तो कोई और रास्ता ढूंढ लेगा। डायन के प्रभाव में आकर उसे केट पर शक होने लगा। आयरिस की बातों से केट का दिल टूट गया। वो जाने ही वाला था, लेकिन आयरिस को लेकर अभी भी चिंतित था, इसलिए एक पुरानी तस्वीर के पीछे दिए गए पते का पीछा करते हुए एक जर्जर हालत में पुराने घर में पहुंचा। अंदर उसे ढेर सारी जानकारी मिली। ऐसा लग रहा था कि पुराना मालिक घर से भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। केट ने वो जानकारी ले ली। इसी बीच आयरिस तहखाने में गई और डायन के जरिए अपने दिवंगत पिता से मिली। उसके पिता ने आयरिस से सबसे पहले यही कहा कि वो तुरंत वहाँ से चले जाएं, जिससे पता चलता था कि उनका आयरिस को बार विरासत में देने का कोई इरादा नहीं था। उसके पिता ने घर छोड़ दिया था और आयरिस और उसकी माँ से मिलना बंद कर दिया था, ताकि वे उन्हें परेशान ना कर सकें। उसके पिता ने उनसे मिलने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार जब वो बार से बाहर निकलते कुछ बुरा हो जाता। अजीब दुर्घटनाएं, बीमारियां, यहाँ तक की मौत भी हो सकती थी। आयरिस की माँ की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पिता ने आयरिस से कहा कि जब तक उस दस्तावेज पर उनका नाम है वे डायन से छुटकारा नहीं पा सकते। बस एक ही चीज जो वे कर सकते हैं वो ये कि उसका इस्तेमाल ना करें। तहखाने से निकलने के बाद उन्होंने दस्तावेज को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया गया कागज पहले ही राख में बदल गया था, जबकि दस्तावेज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। देर रात केट बार में लौटी, लेकिन आयरिस को नहीं पाया। आयरिस बाथरूम में बेहोश हो चुकी थी। केट ने सोचा कि वो तहखाने में है, लेकिन जब वो वहाँ गई तो वो उसे भी नहीं मिला। इसी बीच डायन उसके पीछे बिना देखे प्रकट हो गई। चौंक कर केट ने जर्जर हालत में मिले दस्तावेज जमीन पर फेंक दिए। डायन ने एक टुकड़ा फाड़कर खा लिया। जैसे ही केट तहखाने से भागने वाली थी, डायन बार के पुराने मालिक ओटो में बदल गई। केट ने उससे पूछा कि वे बार से छुटकारा पाने के लिए वकील को कहाँ से लाएंगे, लेकिन ओटो ने उन्हें बताया कि वे इससे बच नहीं सकते और इसका वकीलों से कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ 400 साल पहले से तय था। 400 साल पहले ब्रदरहुड को एक ऐसी महिला मिली जो मृतकों को बुला सकती थी। वे उसकी शक्ति का दुरुपयोग करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। इसलिए ब्रदरहुड ने डायन के नाम पर उसे सूली पर जला दिया। हालांकि मृत्यु भी उस महिला को नहीं चाहती थी। पुनर्जीवित होने के बाद उसने अपना बदला लेना शुरू कर दिया, जिससे कई मौतें हुई। ब्रदरहुड ने उस महिला को एक कब्रिस्तान में कैद कर दिया, जब तक कि सैकड़ों साल बाद ब्रदरहुड के वंशजों ने उसे खुदाई करके उसकी शक्ति का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए किया, जबकि ये वंशज भी बीमारी से दर्दनाक रूप से मर गए। ओटो को केट को ये समझाते हुए 2 मिनट बीत गए थे। जब तक केट को एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले पल चुड़ैल प्रकट हुई और केट को पकड़ लिया। भर में उठकर मोबाइल के हिलने से आयरिस की नींद खुल गई। उसने फोन उठाया और केट की मदद की बेतहाशा गुहार सुनी। उसने कहा कि वो तहखाने में है और उसे तुरंत आयरिस की मदद चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के आयरिस तहखाने में चली गई। केट की आवाज ब्लैक होल से आई। आयरिस को अपने पिता की चेतावनी याद आई। चुड़ैल ब्लैक होल के बाहर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन एक बार अंदर जाने के बाद वो जो चाहे कर सकती है। अंदर से गूंजती केट की मदद के लिए पुकार सुनकर आयरिस एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर अंदर भाग गई। ब्लैक होल के पीछे एक जटिल गुफा प्रणाली थी। अंदर आयरिस ने केट को ढूंढ लिया। जैसे ही वे जाने वाले थे, आयरिस ने अपनी आंख के कोने से 2 सिरों की झलक देखी। वो पास गया और देखा कि केट मर चुकी थी। असली केट की हत्या चुड़ैल ने की थी और वर्तमान केट छद्म चुड़ैल थी। अपनी योजना का पर्दाफाश होते देख और चुड़ैल घासली रूप देखकर आयरिस तेजी से गुफा से बाहर भागी, जहाँ उसकी मुलाकात नील से हुई, जो अपनी पत्नी से दोबारा मिलना चाहता था। नील ने आयरिस को 2 शांत करने वाली गोलियां दी और उन्हें लेने के कुछ ही देर बाद वो गहरी नींद में सो गया और अंधेरा होने तक नहीं उठा। उसे अचानक एहसास हुआ कि नील ने उसे नींद की गोलियां दी थी। नील का उसे सुलाने का कोई और मकसद रहा होगा। वो तहखाने में भागा और नील और चुड़ैल की बातचीत सुन ली। चुड़ैल नील से संपत्ति के दस्तावेज पर अपने नाम के हस्ताक्षर करवाने की बात कर रही थी, लेकिन अगले ही पल उसका नाम गायब हो गया। चुड़ैल सारा में बदल गई, जिसे याद आया कि उसने कार दुर्घटना से पहले नील का दिया हुआ पानी पी लिया था, जिससे उसे चक्कर आने लगे और अंततः दुर्घटना हो गई। अब जाकर नील ने अपनी गलती मानी। सारा जो उससे नाता तोड़ना चाहती थी बहुत भावुक थी, इसलिए नील ने उसे नींद की गोलियों से भरा एक गिलास पानी पिला दिया। उसने सोचा कि सारा सो जाएगी, लेकिन इसके बजाय वो गाड़ी चलाने चली गई। यही कारण है कि उसकी त्रासदी हुई। फिर सारा के वेश में चुड़ैल ने नील को अपने झांसे में लेना शुरू कर दिया। आयरिस ने उनकी बातचीत सुन ली और डायन ने नील से कहा कि वो आयरिस को मार दे ताकि वो हर दिन अपनी पत्नी के साथ रह सके। घबराहट में आयरिस छत पर भागी, लेकिन नील
नील ने उसे पकड़ लिया। उसने अपनी जान की भीख मांगी और घर नील के नाम करने का वादा किया, लेकिन नील इस बात पर अड़ गया कि जब तक आयरिस जिंदा है बाद नील का ही रहेगा। अंततः नील ने आयरिस को छत से नीचे फेंक दिया। फिर नील ने आयरिस का फोन डायन को दिया और निर्देश दिया कि वो आयरिस जैसा रूप धारण करे और घर उसे सौंप दे। हालांकि नील ने स्थिति को बहुत सरल बना दिया। अब जो कि डायन आयरिस थी, उसका काम नील की सेवा करना था। चूँकि डायन आयरिस थी, अब वो उसकी मालकिन थी। आयरिस ने उस पर जो पाबंदियां लगाई थी वो बेअसर थी। वो निषिद्ध मार्ग पर कदम रखकर तहखाने से भाग निकला। आखिरकार डायन, जो अभी भी आयरिस जैसी दिखती थी, वहाँ से चली गई और बार को जला दिया।